हेलो गाइस, वेलकम एट अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 11th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है औद्योगिक क्रांति। हम फर्स्ट पार्ट इसका कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इसका पार्ट नंबर 2। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। सबसे पहले हम टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं कि हमें आज कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं इस चैप्टर के अंदर। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो होगा आज का वो होगा औद्योगिक क्रांति। सेकंड टॉपिक जो हम आज पढ़ने वाले हैं उसका नाम है औद्योगिकरण से नुकसान। थर्ड टॉपिक हम पढ़ेंगे अपना समाजवाद। फोर्थ टॉपिक पढ़ेंगे पूंजीवाद के बारे में पढ़ेंगे। फिफ्थ टॉपिक हम आज पढ़ेंगे धमन भट्टी का आविष्कार तथा इसके लाभ। ये सारे टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। इसके आगे देखते हैं और कौन से टॉपिक हमें आज पढ़ने हैं। टॉपिक नंबर 6 से हमारा बिल्चर के बारे में पढ़ेंगे। बिल्चर क्या होता है, भाप की शक्ति का प्रयोग तथा इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। थॉमस सेवरी ने कौन सा भाप का इंजन बनाया था, उसकी कमियां क्या थी, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे आज। जेम्स वॉट के भाप के इंजन की विशेषताएं पढ़ेंगे। जेम्स बेटली द्वारा इंग्लैंड में नहर जो बनाई गई थी उसके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे लुडिज्म आंदोलन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं गाइज आज की वीडियो हम अपनी। तो फर्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज में 2 वर्गों का उदय। यानी कि जब औद्योगिक क्रांति आ गई थी समाज में 2 तरह के वर्ग बन गए थे। सबसे पहला वर्ग था मालिक, जो कि लोगों से काम करवाते थे। दूसरा वर्ग था हमारा मजदूर। मजदूर वो होते थे जो काम करते थे मालिक के अंडर में। जब औद्योगिक क्रांति आई थी तो पूंजीवादी व्यवस्था फैल रही थी। तो इसके अंदर क्या हुआ था, जो गरीब लोग थे वो और ज़्यादा गरीब हो रहे थे, जो अमीर लोग थे और वो बहुत ज़्यादा अमीर होते जा रहे थे। अमीरों को ज़्यादातर लाभ हो रहा था सारा। तो आगे चलते हैं टॉपिक पे। सेकंड टॉपिक है हमारा औद्योगिकरण के नुकसान। औद्योगिकरण के नुकसान के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट चेक करते हैं अपना। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, फर्स्ट पॉइंट है हमारा पहला जो परिणाम हुआ था औद्योगिकरण के कारण जो नुकसान होता, पहला नुकसान ये होता परिवार बिखर गया था। यानी कि गांवों के लोग जो होते थे उन्हें शहर में आदमियों को काम करने जाना पड़ता था, जिसकी वजह से उनकी फैमिलियाँ छूट जाती थी। तो परिवार बिखर जाता था पूरा। घर पे बस खाली बच्चे रह जाते थे और औरतें रह जाती थी। सेकेंड वो है हमारा पॉइंट, ब्रिटेन को औद्योगिकरण की कितनी मानवीय और भौतिक कीमत चुकानी पड़ी। यानी कि ब्रिटेन जो था उसे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था औद्योगिकरण की वजह से, क्योंकि ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैल गया था और वहाँ के जंगलों का विनाश हो गया था। और थर्ड जो पॉइंट हमारा वो है गरीब मजदूर, खासकर बच्चों की दुर्दशा बहुत बुरी हो गई थी। यानी गरीब जो बच्चे थे उन्हें मजदूर बना के काम करवाया जा रहा था फैक्ट्रियों में। जो औरतें थी वो भी मजदूरों की तरह काम कर रही थी। और बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैल रही थी क्योंकि प्रदूषण हो रहा था। पर्यावरण प्रदूषण हो रहा था, जल प्रदूषण हो रहा था, फैक्ट्रियों से केमिकल निकल रहा था उससे। तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, जंगलों का विनाश हो गया था। तो ये सारे हमारे बहुत परिणाम और नुकसान औद्योगिकरण से। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जिसका नाम है समाजवाद। अब हम पढ़ते हैं समाजवाद होता क्या है इसके बारे में। तो समाजवाद के बारे में देख लें। तो समाजवाद जो एक सिद्धांत है, अभी कैसा सिद्धांत है ये पढ़ते हैं। ये ऐसा सिद्धांत होता है जिसके अंदर जब कृषि करी जाती है या कोई भी चीज़ हो उसको उत्पादन करा जाता है, उसके अंदर उत्पादन के बाद जो भी सामान होगा उसका स्वामित्व यानी कि समाज पे होगा। समाज यानी कि जैसे कि हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कोई कृषि हो रही है, जब कृषि हो जाएगी उसके बाद कृषि का अनाज आएगा तो अनाज किसी को नहीं मिलेगा, उन लोगों को मिलेगा जो वहाँ पे समाज बना हुआ लोग होगा। यानी कि लोग जो उगाएंगे वही ले लेंगे उसको। इसे कहते हैं समाजवाद। यानी कि अर्थ यही है कि ये एक सिद्धांत है, इसके अंदर जब उत्पादन हो जाता है किसी भी चीज़ का तो उसका स्वामित्व यानी कि हक जो होता है उस पर समाज का ही होता है सिर्फ। मगर पूंजीवाद में ऐसा नहीं होता। पूंजीवाद में कुछ भी उत्पादन हो, कुछ भी चीज़ बने, उस पर हक किसका होगा, सिर्फ एक व्यक्ति का होगा। हमने समाजवाद के बारे में क्या पढ़ा कि कुछ भी उत्पादन हो उस पर हक किसका होगा, समाज का होगा पूरे। मगर पूंजीवाद में ऐसा नहीं होता। पूंजीवाद में सिर्फ उस व्यक्ति का हक होता है जिसने उसका उत्पादन करवाया है। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है धमन भट्टी का आविष्कार। धमन भट्टी का आविष्कार कैसे हुआ, तो आप 3 डर्बी के बारे में पढ़ेंगे। डर्बी यानी कि एक व्यक्ति का नाम है डर्बी, अब्राहम डर्बी। तो ये 3 डर्बियों के बारे में आप पढ़ने वाले हैं। डर्बी प्रथम, डर्बी द्वितीय और तृतीय। तो पहले डर्बी होते उनके बारे में पढ़ते हैं। उन्होंने क्या करा था, तो उन्होंने 1709 में धमन भट्टी का आविष्कार करा था। यानी कि अगर आप किससे पूछा जाए कि धमन भट्टी का आविष्कार कब हुआ था और किसने करा, तो आप कहेंगे 1709 से अब्राहम डर्बी ने करा था इसका आविष्कार। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।
अब धमन भट्टी का आविष्कार जो हो गया, इसके लाभ क्या निकले, धमन भट्टी के आविष्कार के लाभ क्या थे हमारे। तो सबसे पहला लाभ जो था, इसके अंदर कोयले का इस्तेमाल किया जाता था। अब कोयला कैसे बनता है, जो कोयला होता है जब उसे बहुत ज़्यादा जला देते हैं उसकी गंध सारी निकल जाती है, तो इस तरीके से हमारा कोयला प्राप्त होता है। उसका प्रयोग हम करते थे धमन भट्टी के अंदर अपनी। जब धमन भट्टी आ गई तो हमें काठ कोयले पे निर्भर नहीं रहना पड़ा, हम कोयले से ही अपना उत्पादन कर सकते थे, और इसकी हीट इतनी ज़्यादा होती थी कि ये लोहे को आसानी से गला सकता था। तो ये सभी हमारे लाभ थे धमन भट्टी के। अब पढ़ते हैं बिल्चर के बारे में। बिल्चर था क्या, तो बिल्चर जो था ये एक रेल का इंजन था। इस इंजन का आविष्कार किसने करा था, एक रेलवे इंजीनियर थे जिनका नाम था जॉर्ज स्टीफेंस, उन्होंने करा था 1819 में। तो समझ गए हम, ये एक रेल इंजन था, इसका आविष्कार जॉर्ज स्टीफेंस ने करा था 1814 में, 1814 में इसका आविष्कार करा था। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा भाप की शक्ति का प्रयोग काय के अंदर हुआ। तो सबसे पहला प्रयोग जो हुआ था वो हुआ था परिवहन में, क्योंकि जब औद्योगिकरण चल रहा था उस टाइम पे माल को ले जाना होता था एक जगह से दूसरी जगह, तो रेलगाड़ियों में, जहाज़ों में, इन सब जगह के परिवहन के लिए भाप की शक्ति का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट देती थी और आसानी से इसके द्वारा रेल और जहाज़ चलाए जा सकते थे। और दूसरा जो इसका प्रयोग किया गया था वो किया गया था हमारा खनन उद्योग के अंदर। जब खनन को निकाला जाता है ज़मीन से, उस टाइम पे भाप की शक्ति का प्रयोग किया जा रहा था। ये 2 पॉइंट थे इसके। आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या, हमारा भाप की शक्ति की विशेषता क्या थी। अब इसकी विशेषता पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहली जो विशेषता थी, जब इस पर उच्च तापमान दिया जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा हीट दी जाती है, तो ये इससे बहुत सारी मशीनें चलाई जा सकती हैं। यानी कि जब आप भाप को बहुत ज़्यादा हीट दोगे तो उससे आप बहुत ज़्यादा मशीन चला सकते हो हीट देने के बाद। दूसरा, आप इससे मशीनरी बना सकते हो, यानी कि कोई भी मशीन आप इससे चला सकते हो, अगर कोई भी मशीन है जिसके लिए हीट चाहिए, और इससे ज़्यादा पोल्यूशन भी नहीं होता, और ये भरोसेमंद होती है, और ये बहुत ज़्यादा सस्ती भी होती है भाप। आते हैं भाप की शक्ति का इस्तेमाल के बारे में। एक टॉपिक पॉइंट और रह गया था। तो भाप की शक्ति का इस्तेमाल सर्वप्रथम काय में किया गया था, खनन उद्योग में। खनन उद्योग के अंदर भाप की शक्ति का सबसे पहला प्रयोग किया गया था हमारा। आते नेक्स्ट पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थॉमस सेवरी के भाप के इंजन की कमियां। यानी कि थॉमस सेवरी जो थे एक व्यक्ति थे जिन्होंने भाप का इंजन बनाया था। उनकी कमियां सबसे पहले ये थी कि जब इनके इंजन को ज़्यादा गहराई में डाला जाता था तो वो बहुत ज़्यादा हीट नहीं दे पाता था। कभी कभार भी उसमें इतनी हीट बन जाती थी कि वो अचानक फट जाता था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता था। तो ये इनकी कमियाँ थी इनके इंजन की। और एक और लास्ट कमी जो थी इनके इंजन की, वो ये थी कि इसमें सबसे बड़ी कमी ये थी कि संघनन बेलन लगातार ठंडा होते रहने से इसकी ऊर्जा ख़त्म हो जाती थी। यानी इसका एक पार्ट होता था जिसका नाम था संघनन बेलन। इसके अंदर ये धीरे धीरे ख़त्म होती जाती थी ऊर्जा। यानी कि जब आप इसे नीचे पूछेंगे ज़मीन के तो इसकी ऊर्जा ज़्यादा नहीं होने की, हीट ज़्यादा नहीं देने का, ये भी बहुत ज़्यादा कमी थी इसकी। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जेम्स वॉट के इंजन की विशेषता। जेम्स वॉट जो थे ये इन्हों के बारे में क्या है, ये केवल एक साधारण पंप की बजाय एक प्राइम मूलर के रूप में काम करता था। यानी कि एक साधारण पंप नहीं था जो हीट फेंके, ये एक चालक के रूप में काम करता था। यानी कि अब अगर आप इसे शुरुआत कर दो इसकी तो ये हीट देते ही चले जाएगा आपको, जब तक आप इसे रोकोगे नहीं। इससे कारखानों में शक्तिशाली मशीनों को ऊर्जा मिलती थी। यानी कि जब अगर आपको मशीन चलानी है तो इसमें कारखानों में मशीनें भी इसके द्वारा आप चला सकते हो। भाप के इंजन जो था इसका जेम्स वॉट का, इसके द्वारा परिवहन भी आसान हो गया था। थर्ड पॉइंट है हमारा, ये अन्य इंजनों के मुकाबले अधिक शक्तिशाली था, जिससे इसका अधिक इस्तेमाल होता था। अब जेम्स वॉट का जो भाप का इंजन था वो शक्तिशाली तो था, उसके साथ साथ ये ज़्यादा प्रदूषण भी नहीं फैलाता था, और ज़्यादा ये महंगा भी नहीं था, सस्ता ही था, जिसका आसानी से उपयोग किया जा सकता था। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जेम्स ब्रेडली द्वारा इंग्लैंड में पहली नहर जो बनाई गई थी उसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे बनाई और कब बनाई, ये सब पढ़ने वाले हैं अब हम। तो 1761 में जेम्स ब्रेडली द्वारा इंग्लैंड में पहली नहर बनी जिसका नाम था वर्सली कैनाल। यानी कि जेम्स ब्रेडली जो थे उन्होंने इंग्लैंड के अंदर एक नहर बनाई थी जिसका नाम था वर्सली कैनाल। और कब बनाई थी, ये 1761 में बनाई थी उन्होंने। और इसे बनाई क्यों थी, इसे बनाई थी परिवहन के लिए, क्योंकि जब कोयला भंडारों से कोयला ले जाया जाता था तो उसके लिए बहुत ज़्यादा खर्च आ रहा था। जब वर्सली कैनाल नहर बन गई तो कोयले को नहर के द्वारा आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जाने लगा, जिसकी वजह से पैसे की बहुत ज़्यादा बचत होने लग गई थी।
फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा? फोर्थ पॉइंट है 1788 से 1796 तक 8 वर्ष की अवधि को नेहरोन्माद के नाम से पुकारा जाने लगा। यानी कि इस टाइम पे इस नहर का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा था, तो लोगों ने क्या करा, इस अवधि को ही नेहरोन्माद नाम के से पुकारने लग गए लोग। यानी कि इस नहर के नाम पे ही इस अवधि का नाम पड़ गया। नहरों के निर्माण की कई परियोजनाएं हाथ में ली गई। जब सरकार ने देखा कि नहर से बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है, तो सरकार ने इस तरीके की और योजना बनाने की शुरुआत कर दी थी। तो ये था टॉपिक हमारा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इन वर्षों के दौरान प्रतिभाशाली व्यक्तियों द्वारा क्रांतिकारी परिवर्तन किए गए। वो परिवर्तन पढ़ेंगे, क्या क्या परिवर्तन हुए थे हमारे औद्योगिकरण के समय। धन, माल, आय, सेवाओं, ज्ञान और उत्पादकता कुशलता के रूप में अचानक वृद्धि होना। यानी कि जब औद्योगिकरण आया तो अचानक से लोगों का धन भी बढ़ गया, आय भी बढ़ गई और सेवाएं भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लोग अमीर होने लग गए थे। सेकंड पॉइंट है 1795 में ब्रिटेन की संसद ने जुड़वा अधिनियम पारित किया, और वहाँ की जो ब्रिटेन की एक संसद थी उनने 2 अधिनियम पारित करे ताकि और ज़्यादा लोगों को लाभ हो सके। और थर्ड पॉइंट हमारा कॉर्न लॉज का समर्थन, यानी कि अनाज का एक कानून आया था जिसका समर्थन लोगों ने करा। लोग चाह रहे थे कि अनाज में और ज़्यादा वृद्धि हो जाए। चौथा क्या है? चकबंदी ने मजदूरों को बेरोजगार बनाया, उन्होंने अपना गुस्सा मशीनों पर निकाला। चकबंदी का मतलब है जब औद्योगिकरण के टाइम जो मशीनें थी वो सारा काम करने लग गई थी और मजदूरों को बेरोजगार बना दिया था उनने। तो मजदूर जो थे इस वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, उन्होंने मशीनों में तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो मानने थे उनकी बेरोजगारी का कारण है सिर्फ और सिर्फ मशीन। और फिफ्थ जो वो है हमारा पॉइंट, बहुत बड़े पैमाने पर मशीनों में तोड़फोड़ हुई। मजदूर जो थे मशीनों के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, उनके घरों में गरीबी और बेरोजगारी आ गई थी, तो उन्होंने मशीनों को तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। लास्ट जो पॉइंट है हमारा, लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, जिसका नाम है लुडिज्म आंदोलन। अब लुडिज्म आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं, ये था क्या? तो लुड नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस आंदोलन को चलाया था, उनके नाम के आधार पर इस आंदोलन का नाम रख दिया गया। इसके अंदर क्या हुआ था, जो लुड जो थे उनके समर्थक व्यक्ति जो थे वो यूँ कहते थे कि हमें मशीनों की तोड़फोड़ नहीं करनी चाहिए, बल्कि वो ये कह रहे थे कि हमारी मांगों को पूरा करो। हम चाहते हैं कि औरतों और बच्चों से मजदूरी नहीं करानी चाहिए, बेरोजगारी को ख़त्म करना चाहिए और लोगों को रोज़गार देना चाहिए। और जो बच्चों पे ज़्यादा से ज़्यादा निगाह रखनी चाहिए कि वो फैक्ट्रियों में, कारखानों आदि में काम ना करें जिससे उनके शरीर को नुकसान हो। तो उन्होंने यही सब अधिकार करने की मांग की। तो यही थी आज की हमारी वीडियो दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।